प्यारे विद्यार्थियों, मैं नीलाभ कुमार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय अंबिकापुर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके समक्ष दुर्ग विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के तहत एमए हिंदी द्वितीय सेमेस्टर प्रश्न पत्र अष्टम आधुनिक गद्य साहित्य, जिसमें उपन्यास, निबंध और कहानी विधा शामिल है, के अंतर्गत मैं अमरकांत की कहानी डिप्टी कलेक्टरी पर आपसे अपनी बात साझा करूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, हम जब भी कहानी पर बात करें तो पहले यह विचार करें कि उसका कौन सा पक्ष अधिक मूल्यवान है और कौन सा पक्ष उस अधिक मूल्यवान पक्ष का आनुषंगिक है। लेकिन यह ध्यान रखें कि हमें विचार संपूर्णता में करनी है। इसके लिए कहानी के शीर्षक से लेकर पूरे कहानी पाठ पर और उसके समय पर विचार करना आवश्यक है। यदि आप ऐसा करते हैं तो कहानी के मर्म को समझ पाएंगे और पूरी कहानी पर बात करने में आपको सहूलियत हो सकेगी। प्यारे विद्यार्थियों, हमने संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय सरगुजा एमए हिंदी पाठ्यक्रम में अमरकांत की कहानी दोपहर का भोजन पर बात की है, जो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है। उसे भी इस कहानी को समझने के लिए देखने और सुनने की आपको सलाह दूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी डिप्टी कलेक्टरी के संबंध में हमें शीर्षक पर ही पहले विचार करना होगा। विचार यह करना है कि कथाकार ने शीर्षक डिप्टी कलेक्टरी क्यों रखा है। शीर्षक कलेक्टर भी रखा जा सकता था। जिस परिवेश को कहानी में स्थान दिया गया है, वहाँ कलेक्टरी की परीक्षा में भी बच्चे सम्मिलित होते हैं, तो फिर डिप्टी कलेक्टरी क्यों? एक बात और विचारणीय है कि कथाकार ने कलेक्टरी शब्द क्यों शीर्षक में रखा है, सिर्फ कलेक्टर क्यों नहीं? ऐसा लगता है कि कलेक्टर में ई प्रत्यय लगाने पर उस पूरे परिवेश को उसमें सम्मिलित किया है, जिसमें सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं को शामिल होने वाले छात्र ही नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार और पूरा परिवेश उसमें समाहित हो जाता है। सिर्फ कलेक्टर शीर्षक से परिवार और परिवेश का सम्मिलित हो पाना कठिन था। यहाँ विचारणीय डिप्टी शब्द भी है। डिप्टी शब्द इसलिए कि कथा जिस परिवेश की बात कर रही है, वह पूरा परिवेश पूर्वांचल और उसके आसपास का है। इलाहाबाद, अब प्रयाग, प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए एक बड़ा केंद्र रहा है। एक बड़ा वर्ग जो तैयारी करने के लिए इलाहाबाद आता है, वह निम्न मध्य वर्ग का है। यह ध्यान रखने वाली बात है। यह राज्य स्तरीय परीक्षाओं का एक बड़ा केंद्र है। गांव से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए आने वाले परीक्षार्थियों का एक बड़ा वर्ग डिप्टी कलेक्टर ही बनने आता है। इसी निम्न मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों और उसके परिवेश को ध्यान में रखकर कथाकार ने डिप्टी कलेक्टरी शीर्षक चुना है। कलेक्टर कहने से जहां व्यक्ति विशेष का बोध होता,
वहीं कलेक्टरी व्यक्ति के साथ परिवार और परिवेश को भी द्योतित करता जान पड़ता है, जो इस कहानी का अभिष्ट भी है। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी अपने कथानक के निर्माण में जिस वातावरण का चित्रण करती है वह पूरी कहानी की निर्मिति में सहायक जान पड़ती है। कहानी के तत्वों के आधार पर जब हम बात करते हैं तो इस कहानी के संदर्भ में भी कथानक को देखते हुए उस पूरे वातावरण को समझना बहुत आवश्यक है। कहानी में चित्रित पूरा वातावरण निम्न मध्यवर्गीय परिवार के आकांक्षा के फलने फूलने का है। उस आकांक्षा में परिवार और परिवेश इस कदर लीन हो जा रहा है कि यदि वह पूरा न हुआ, वह आकांक्षा पूरी न हुई, तो पूरा परिवार मानो बीमार हो जा सकता है। यही इस कहानी की खूबसूरती भी है और कमजोरी भी। इसको हम आगे देखेंगे। इस खूबसूरती और कमजोरी से यह कहानी आगे बढ़ती है। कथाकार ने शकलदीप बाबू की आशाओं को फलीभूत होते देने में सहायता पहुंचाने वाले जिस वातावरण का इजाद किया है, उसे बाहर के कमरे से आती धीमी रोशनी में देखने की कोशिश की है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ ध्यातव्य यह है कि परीक्षार्थी नारायण है और उस परीक्षार्थी से ज़्यादा परेशान कहानी में उसके पिता शकलदीप बाबू हैं। यह धीमी रोशनी जिसमें चढ़ाव उतराव है और साथ में आशा की एक किरण भी अपने साथ लिए हुए है। शकलदीप बाबू के इन्हीं अरमानों और आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति प्रदान करने के लिए कथाकार ने जिस वातावरण का निर्माण किया है वह उल्लेखनीय है। इसे आप कहानी से देखें। आसमान में तारे अब भी चटक दिखाई दे रहे थे और बाहर के पेड़ों को हिलाती हुई और खपड़े को स्पर्श करके आंगन में न मालूम किस दिशा से आती ताजी हवा उनको आनंदित एवं उत्साहित कर रही थी। एक और ऐसे वातावरण के निर्माण से आकांक्षा के फलीभूत होने का चित्रण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर उस निम्न मध्यवर्गीय आकांक्षा के जार बेजार होने का भी चित्रण ऐसे वातावरण के निर्माण से हुआ जान पड़ता है। इसे कहानी से देखें। सारे घर में मुर्दनी छाई हुई थी। छोटे से आंगन में गंदा पानी, मिट्टी, बाहर से उड़कर आए हुए सूखे पत्ते तथा गंदे कागज पड़े थे और नावदान से दुर्गंध आ रही थी। ओसारे में पड़ी पुरानी बसखट पर बहुत से गंदे कपड़े पड़े थे और रसोई घर से उस वक्त भी धुआं उठ कर सारे घर की सांस को घोट रहा था। प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखने की बात यह है कि यह पूरा वातावरण निम्न मध्यवर्गीय आकांक्षा के फलीभूत होने और उस आकांक्षा के पूरे न होने पर जार बेजार होने को चित्रित करता है। कहानी में कथाकार ने बड़ी सहजता से, बड़ी ईमानदारी पूर्वक उस वातावरण का जिक्र किया है जिसमें हमारा देश भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों से लगातार दो चार हो रहा है। कहानी में एमएलए और उन जैसे दूसरे राजनीतिज्ञों के दरवाजों के चक्कर लगाने संबंधी बात जो कथाकार ने की है, वह परिवेश में भ्रष्टाचार के पसर आने की ओर इंगित करता है। इस व्यवस्था में भाई भतीजावाद, घूस, चाटुकारिता आदि का बोलबाला हो गया है, जिसका नतीजा है कि प्रतिभा कुचली जा रही है। नारायण भी इसी भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार हुआ जान पड़ता है। यह सिर्फ नारायण की ही बात नहीं है, बल्कि उस जैसे पूरे निम्न मध्य वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को कमोवेश ऐसी ही स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। आज 2020 में
इसका और अधिक बोलबाला हो गया लगता है। कहानी में मुख्य रूप से 3 ही पात्र हैं। अब हम कहानी के तत्वों के आधार पर ही बात करें तो दूसरी बात पात्रों पर बात करते हैं। शकलदीप बाबू, उनकी पत्नी जमुना और बड़ा लड़का नारायण। इनके अलावा जिनका नाम आता है वे कहानी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किए गए पात्र के रूप में ही आते हैं। इन पात्रों के माध्यम से कहानीकार ने निम्न मध्यवर्गीय परिवार की आकांक्षा के फलने फूलने और उस आकांक्षा के जमींदोज हो जाने के रूप में चित्रित किया है। कहानी में इन पात्रों के माध्यम से यथास्थान और यथोचित ढंग से ममत्व भाव और हृदय परिवर्तन को भी स्थान मिला है। स्वाभाविक है, ममत्व भाव जमुना के यहां मिलता है तो अचानक हृदय परिवर्तन शकलदीप बाबू का हुआ जान पड़ता है। शकलदीप बाबू का यह अचानक से हृदय परिवर्तन जो कहानी के प्रारंभ में लड़के नारायण के रवैये से उपजा है, उससे वह बहुत नाराज होते हैं और इसी नाराजगी की वजह से वो बहुत कुछ अटपटी बातें कह जाते हैं। शकलदीप बाबू द्वारा कही गई ये अटपटी बातें कहानी के हृदय परिवर्तन की उस बात को पुष्ट करती है, तो साथ ही कहानी में आए अटपटेपन को पूरे परिवेश के साथ समाविष्ट कर कथाकार ने मानो कहानी में आए इस अटपटेपन से मुक्ति दिलाने की कोशिश भी की है। तो हम बात करते हैं कहानी के टेक्निक पर। कहानी फ्लैशबैक टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ती है। कहानी के दूसरे पैराग्राफ में ही बात इस प्रकार प्रारंभ हुई से न सिर्फ फ्लैशबैक टेक्निक को बल्कि कथा के विस्तार को भी मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होती है। कहानी में इस फ्लैशबैक टेक्निक के इस्तेमाल को लेकर नामवर सिंह अपनी पुस्तक कहानी नई कहानी में इंगित करते हैं, कहानियों की आलोचना में अक्सर जिस फ्लैशबैक की चर्चा की जाती है वह कब कहानी का अपना शब्द है। कहानी यदि सिनेमा शिल्प से प्रभावित हो रही है और सिनेमा शिल्प संबंधी शब्दों के द्वारा उसकी विशेषताओं की चर्चा अवांछनीय नहीं है, तो फिर नई कविता वाले शब्दों से इतनी चिढ़ क्यों। नामवर जी की यह बात हमें समझने की है कि कहानी के आलोचना के संबंध में यदि वह कहानी और उस कहानी से संबंधित समय और परिवेश नई कविता के आलोचना के शब्दों को भी जगह देने के लिए हमें छोड़ता है, हमको स्पेस देता है, तो हम उससे गुरेज नहीं कर सकते, हमें उससे गुरेज नहीं करना चाहिए। कहानी में भाषा संबंधी बात करते हैं। कहानी में भाषा संबंधी गढ़न में कथाकार ने लोकोक्तियों, यथोचित उर्दू, तत्सम और लोक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिससे कहानी के कथानक को तो विस्तार मिलता ही है, वह प्रभावी भी बन पड़ा है। पिता शकलदीप बाबू की खीज को दर्शाने वाली यह लोकोक्ति, सभी कुकुर काशी ही सेवेंगे तो हड़िया कौन चाटेगा, कहानी के मर्म और वातावरण को पूरी तरह से उद्घाटित करने में सफल जान पड़ती है। इसी तरह यथास्थान मुवक्किल, मुहर्रिर, मुख्तार, गुसलखाना जैसे उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल कर कहानी के कथानक को मूर्त बनाने में कथाकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना ही नहीं, कथाकार को जरूरत पड़ी है तो लोक शब्दों के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं किया है। यथा अटरम शटरम जो
अगड़म बगड़म के अर्थ के रूप में हमें दिखाई देता है, तो अंतरा संतरा, ओना कोना, वैसी जगह जहां न पहुंची जा सके वहां भी पहुंच जाना, तो उसे भी कथाकार ने सहर्ष जगह दी है। यथास्थान तत्सम शब्द के प्रयोग की जरूरत पड़ी है, तो उसे भी कथाकार ने जगह दी है। निमग्न एक ऐसा ही शब्द है जिसका अर्थ लीन हो जाना है। प्यारे विद्यार्थियों, कहानी के समालोचना के संबंध में जब हम बात करते हैं, तो शकलदीप बाबू की हरकतें जो कहानी के उत्तरार्ध में अधिक मुखरित हुई है, उनकी यह हरकत आने वाली खुशी के बारे में सोचकर ही उसमें इस कदर लीन हो जाना कि वह यथार्थ से दूर खिसकती दिखाई दे, कहानी में जैसे रोमांटिक पहलू को इजाद करने वाला लगने लगता है। जो मैं बात कर रहा था कि हास्यास्पद स्थिति जो वो कहानी की खूबसूरती भी है और कमजोरी भी है, वह कमजोरी इस तरह से बनती है। कहानी डिप्टी कलेक्टरी में परिवार और परिवेश को निम्न मध्यवर्गीय आकांक्षा के फलीभूत होने की आशा में इस कदर लीन कर दिया है कि ऐसा लगता है कि शकलदीप बाबू अब यथार्थ कम हास्यास्पद पहलुओं के सहारे अधिक जीने लगे हैं। शिव भगवान की मूर्ति पर चढ़े प्रसाद को नारायण को देने के लिए जिस हास्यास्पद स्थिति को गढ़ा गया है, वह कहानी के अभिष्ट को कमजोर और हास्यास्पदता को अधिक बढ़ाने वाला जान पड़ता है। कथाकार से यह चूक हुई जान पड़ती है कि आकांक्षा के फलीभूत होने के लिए पूरे परिवार को जिस कदर उसमें अनावश्यक रूप से लीन कर दिया है, वह पूरा न हो पाने पर बीमार कर देने वाली स्थिति को पैदा कर देने वाली है। जीवन इस डिप्टी कलेक्टरी से बड़ा है। यदि डिप्टी कलेक्टर नहीं भी हुए और जीवित रहे तो अपने जीवन को चला सकते हैं, लेकिन यदि इस डिप्टी कलेक्टरी की आकांक्षा में अपने को इस कदर लीन कर लेते हैं जैसा शकलदीप बाबू और उनका परिवार कर लेता है, तो उसके पूरा न होने पर बीमार होने या मौत की स्थिति को भी बुलावा भेजने का जैसे प्रयत्न करते हैं। यह स्थिति को हास्यास्पद भी बनाती है और यही हास्यास्पदता कहानी की कमजोरी बनकर हमारे सामने आती है। प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन ध्यान रखना है कि इस हास्यास्पद स्थिति के वर्णन के बावजूद कहानी अपने अभिष्ट निम्न मध्यवर्गीय आकांक्षा को फलने फूलने और एक ही धक्के में चकनाचूर हो जाने जैसी स्थिति के बहाल हो जाने में सफल रही है। बहुत धन्यवाद।